हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रोक में स्वागत करता हूं। जी मैं रोज़ की तरह 11 बजे लाइव आ चुका हूं। आप लोग भी अपना कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाएं। जी कल मैं पिछला वीडियो में बताया था कि रेस्पिरेशन कैसे होती है और उससे आगे आज मैं बता रहा हूं कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसे होती है। तो समझिए कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो होता है वह दो चरणों में होता है, दो पथ पर होता है। पहला पथ है कि कोशिका द्रव में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और दूसरा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसकी सारी प्रक्रिया जो होती है वह कोशिका द्रव में ही संपन्न हो जाती है। और जो बहुकोशिकीय जीव जो होती है वह उसमें कोशिका द्रव के बाद पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए या पाइरूवेट जो है सो कहां पर चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती है। तो आज का टॉपिक है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न पथ। आप लिख सकते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के विभिन्न पथों का वर्णन करें या विभिन्न चरणों का वर्णन करें। तो इसका जवाब होगा कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण का पहला चरण जो होता है वह कोशिका द्रव में साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। तब यह जो है सो ग्लूकोज जो है सो क्या होता है कि एटीपी और पाइरूवेट में बदल जाता है। जो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वह यहीं पर उसका जो है श्वसन की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसके बाद जो है यह जो है इथेनॉल में बदल जाता है। कोशिका द्रव में ही उसमें श्वसन की क्रिया संपन्न हो जाती है। और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं तो इससे आगे की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। तो यहाँ पर एक डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का पहला चरण जो है वह साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव में संपन्न हुआ है, जिसमें एटीपी और पाइरूवेट बना है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के रूप में जो है वह ऊर्जा क्या रहता है, संचित रहता है, जमा रहता है। अब देखिए यहां पर ये तीन अणु जो है सो एटीपी जमा हो जाता है। अब बच गई इधर पाइरूवेट। पाइरूवेट का ऑक्सीकरण तीन प्रकार से हो सकता है, एक ऑक्सीजन के उपस्थिति में, दूसरा ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में और तीसरा है ऑक्सीजन के अभाव में। तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पाइरूवेट जो है वह इथेनॉल, ये इथेनॉल CO2 और ऊर्जा इथेनॉल में बदल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है और ऊर्जा मुक्त करती है। लेकिन यह ऊर्जा जो होती है बहुत ही कम मात्रा में होती है। यह देखिए अब आइए श्वसन जो होता है एक कोशिकीय जीव, ईस्ट है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं, उसमें अवायवीय श्वसन होता है। आखिर ऊर्जा तो उसको भी नहीं चाहिए, नहीं, लेकिन ऊर्जा उसको कम मात्रा में चाहिए, क्योंकि जो कम कार्य करेगा तो उसको कम ऊर्जा चाहिए। अब बहुकोशिकीय जीव ज्यादा कार्य करता है, इसीलिए उसको ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो अमीबा कौन सा काम करता है, ईस्ट कौन सा काम करता है, लेकिन उसको तो थोड़ा मोड़ा काम चलता है तो भी तो उसमें तो ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन कम मात्रा में उसको ऊर्जा चाहिए। तो इसीलिए वह जो है कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है इथेनॉल और CO2 के उत्पादन के साथ साथ। तो चलिए अब अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, एक कोशिकीय जीवों में। चलिए अब आ गई बात की ऑक्सीजन के उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन, दूसरा चरण। तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसमें CO2, H2O और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। या बहुकोशिकीय जीव, गाय, भैंस, मनुष्य, ये सब बहुकोशिकीय जीव है। तो उसमें जो है क्या होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें CO2, H2O और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि यह अधिक वर्क करता, अधिक कार्य करता है। चलिए
और तीसरा चरण है ऑक्सीजन के अभाव में। तो ऑक्सीजन के अभाव में जो है यह पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। यह लैक्टिक अम्ल है। तो अभाव कब होता है? जब हम वर्क ज्यादा करते हैं तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन तो ज्यादा ऊर्जा हमको प्राप्त करने के लिए पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होना चाहिए। तब पूर्ण ऑक्सीकरण कब होगा? जब उसको अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। लेकिन जब हम दौड़ रहे हैं, बोझा ढो रहे हैं, तो अधिक वर्क कर रहे हैं, तो उस अवस्था में हमको ऊर्जा कम मिला तो क्या करेगा? ये चाहेगा ना कि हम अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करें। तो अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि वह कहलाया ऑक्सीजन का अभाव। अभाव का मतलब कमी। तो ऑक्सीजन के कमी में के अभाव में जो है सो लैक्टिक अम्ल में यह जो है सो क्या होता है? पाइरूवेट बदल जाता है। और यह कहां पर जमा हो जाता है? मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिसके कारण मांसपेशियां दर्द करने लगती है, क्रैम्प होने लगता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ज्यादा दौड़ने से, ज्यादा वर्क करने से मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों होता है? तो आप इसका आंसर दीजिए कि ज्यादा दौड़ने से ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, और ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ग्लूकोज की टूटना आवश्यक होता है। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण की आवश्यकता पड़ती है, और ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है? पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और वह मांसपेशियों में जाकर के जमा हो जाता है। इसीलिए मांसपेशियां क्या होने लगती है? दर्द होने लगती है। ये था आपका पाइरूवेट का ऑक्सीकरण का विभिन्न पथ। चलिए आगे हम बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट, पौधों में श्वसन। तो पौधों में कैसे श्वसन होता है वो हम जानते हैं। तो जानिए कि पौधों के पत्तियों में छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा की आकृति जो होती है बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड होती है, और इसके चारों ओर जो होते हैं वह गार्ड सेल पाए जाते हैं। रक्षी कोशिका इसको कहते हैं, गार्ड सेल। अब देखिए इसमें जो होते हैं वह क्लोरोफिल होता है। इसमें क्या है? ये क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है, और इसकी भीतरी परत जो होती है वह मोटी होती है, थिक होती है, कड़ा होता है। जब इस पर जो है यही स्टोमेटा है, यही स्टोमेटा है। जब इस पर सनलाइट पड़ता है, तो सनलाइट काहे पड़ता है? तो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता क्लोरोफिल में होता है। स्टोमेटा के बगल में जो ये सेल है, कोशिका है, इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में क्या है? क्लोरोफिल है। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जब इस पर सनलाइट पड़ता है तो यह स्टोमाटा क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। अब देखिए, अब ये स्टोमाटा के भीतर का जो है प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जब कम होगा तो अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर कोई भी चीज जाता है, चाहे जल हो चाहे वायु हो, नहीं तो इसके भीतर CO2 क्या कर जाता है? प्रविष्ट कर जाता है। तो जिससे CO2 प्रविष्ट कर जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है, समझे? तो यह ओपन स्टोमाटा। इसीलिए जो है, और रात्रि की क्रिया में क्या होती है? जब इस पर प्रकाश जो है पड़ना बंद हो जाता है तो यह स्टोमाटा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी तो रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। तो हो पाता क्या है कि वह जो है इसमें कुछ जल तो बच जाता है, कुछ वाटर बच जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ बच जाता है, लेकिन क्लोरोफिल भी रहता है, लेकिन रात्रि में सनलाइट नहीं रहता है। तो यह जल CO2 और H2O और लाइट सनलाइट तो नहीं है, क्लोरोफिल।
तो क्लोरोफिल भी रात्रि में जो है काम करना बंद कर देता है। यह भी जो है सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तब ये रात्रि में ई क्या होता है जानते हैं, यह बन जाता है कार्बोनिक अम्ल, H2CO3 हो जाता है। अब ये रात्रि में H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बदल जाता है। अब क्या होता है कि इसमें एक पोटेशियम आयन होता है, पोटेशियम आयन, या पोटेशियम आयन जो है सो इसको तोड़ देता है और यह बना देता है हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन बदल देता है। अब क्या होता है कि कार्बोनेट आयन जो है, कार्बोनेट आयन ये है, या CO2 और O आयन में जो है सो बदल जाता है। और रात्रि में यही CO2 जो है सो पौधे उत्सर्जित करता है, जिसके कारण जो है रात्रि में पौधे के निकट अधिक गर्मी महसूस होता है। बहुत आदमी कहता है ना कि रात्रि में पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो छोड़ता है यही कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेता नहीं, समझे, ऑक्सीजन लेता नहीं है, समझे। इस प्रकार पौधे में जो है सो त्वचीय श्वसन भी होता है और स्टोमेटल रिस्पिरेशन भी होता है। लेंटिसेल होता है, पौधे के जो बार्क होते हैं, छाल होते हैं, पौधे के तना है, इस पर जो है से बार्क होते हैं, मोटे मोटे करे, उसके नीचे जो छिद्र होते हैं उससे भी रेस्पिरेशन होता है, जिसको कहा जाता है त्वचीय रेस्पिरेशन, समझे। और इसको कहा जाता है स्टोमेटल रिस्पिरेशन। तो पौधों में दो प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, त्वचीय रेस्पिरेशन और स्टोमेटल रेस्पिरेशन, समझे। एक और बात समझ लिए, पौधे में जड़ द्वारा भी श्वसन की क्रिया होती है। तो पौधे जो होते हैं उसके जो जड़ होते हैं, पौधे जो जड़ होते हैं तो उसके अंतिम भाग पर रोम जैसी रचना होती है, जिसको कहते हैं रूट हेयर, समझे। अगर पौधे को आप पूरा उखाड़ते हैं तो उसके जड़ में जो है अंतिम भाग पर देखिएगा रोम जैसी पतली पतली धागे नुमा रचना होती है। तो वह क्या करता है, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण नहीं करता। तो यह क्या करता है कि यह ऑक्सीजन को, कौन ऑक्सीजन को, मिट्टी में जो ऑक्सीजन होता है ना, उसको वो ग्रहण करता है। तो पौधा में जो है रूट हेयर द्वारा भी ऑक्सीजन की क्रिया, ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। एक और बात समझ लीजिए, जब बहुत दिनों तक जो है पौधे के जड़ में जो है, पौधे के जड़ में पानी लगा हुआ रहता है, तो यह रूट हेयर क्या हो जाता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है, वह कार्य करना बंद कर देता है, जिससे अधिक दिनों तक कुछ पौधों में पानी लगा रहने से वह पौधा क्या हो जाता है, सूख जाता है। एक और बात समझिए, कुछ पौधे जो जलने में रहता है, जैसे धान है, जलकुंभी है, बहुत सारे पौधा है, तो उसमें जो है रूट हेयर होता ही नहीं है, उसमें जो है जड़ द्वारा श्वसन की क्रिया होती ही नहीं है। समझ में आ गई बात। तो चलिए अब हम जान लिए कि पौधों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो पौधे में ये जो श्वसन की क्रिया होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना, पौधे जो है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल द्वारा मिला करके कथी बना देता है, कार्बोहाइड्रेट बना देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। यही ना होता है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 H2O को ग्रहण करते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं ना, और इसके एवज में क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और जल को भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, ट्रांसपीरेशन की क्रिया करते हैं, समझे। तो हम लोग जो है श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पौधे श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन छोड़ता है। इसीलिए पौधे का श्वसन और ह्यूमन का श्वसन दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है। यानी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, जिसमें पौधे की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, समझ गए, पौधे में श्वसन समझ गए। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसके बाद जानना है कि जंतुओं में श्वसन, तो जंतु दो प्रकार के होता है, ठीक है ना, एगो एक कोशिकीय होता है, एगो अकोशिकीय होता है। तो एक कोशिकीय जीव जो होता है वो में श्वसन के लिए कोई विशेष अंग तंत्र नहीं होता, न वो में नाक होता है, न फेफड़ा होता है, न श्वास नली होता है, कुछ नहीं होता है।
एक कोशिकीय जीव में, क्योंकि उसका बॉडी ही एक कोशिका से बना होता है, ठीक ना। लेकिन हम लोग ऐसे बहुकोशिकीय जीव है, तो सब अंग तंत्र क्या है, अलग अलग है। श्वसन तंत्र अलग है, पाचन तंत्र अलग है, उत्सर्जन तंत्र अलग है, जनन तंत्र अलग है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में एक केवल कोशिका जो है जननों की क्रिया करेगा, जनन की क्रिया करना होगा ना, तो उसका कोशिका है वो टूट जाएगा। एक कोशिका है, दो कोशिका बन गया। श्वसन की क्रिया करना है तो एक कोशिका में श्वसन भी होगा, उत्सर्जन की क्रिया करना है तो एक कोशिका में उत्सर्जन भी होगा। यानी हर चीज उसको एक कोशिका से करना है। इसलिए एक कोशिकीय जीवों में श्वसन के लिए कोई विशेष अंग तंत्र नहीं होते। एक और बात समझिए, कुछ श्वसन अंग अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि जल में जो पाए जाने वाले जीव होते हैं उसका श्वसन अंग, जो स्थल पर रहने वाले जीव होते हैं उसका श्वसन अंग अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य का श्वसन अंग जो होता है क्या होता है, फेफड़ा होता है, फेफड़ा। वही तिलचट्टा का श्वसन अंग जो होता है वह ट्रैकिया होता है। मछली का श्वसन अंग जो होता है वह गिल्स होता है। केचुआ का जो श्वसन अंग होता है वह स्किन होता है। तो ये श्वसन अंग अलग अलग हो सकते हैं, समझे। चलिए अब टाइम भी हो चुका है, आज क्लास जो है सो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। फिर कल 11 बजे लाइव हम आएंगे। आप लोग जो है तैयार रहें कॉपी कलम लेकर के। जी धन्यवाद, जय हिंद।